आज मैकबेथ से जो कुछ लाइंस हैं फेमस उनको लेते हैं। इसमें एलटी ग्रेड की दोनों बुक्स जो सुधीर के अरोरा और रंजीत सिंह की दोनों हैं, और टीजीटी सुधीर अरोरा जो पुरानी वाली है उसके बारे में उससे भी लेते हैं। इसमें मैकबेथ के जो दो तीन सीन जो मजबूत हैं उनको हम देखते हैं। सीन जैसे इसमें आता है, थ्री विच सीन आता है, पोर्टर सीन आता है, डैगर सीन आता है। कौन सा सीन आता है? डैगर सीन आता है। तो ये सीन जो है ये बहुत ही सीन है। पोर्टर सीन है और विच सीन, ये जो है बहुत ही फेमस सीन है। और डैगर सीन और बैंक्यूट सीन तो इस तरीके से लिखा हुआ है। पहला कोटेशन कहता है टीजीटी की बुक से, और सबसे वही है, कह रहा है बट इट इज स्ट्रेंज and oftentimes to wean us to our harm, and instruments of darkness tell us truths. तो truth wean us with honest trifle to betray in deepest consequence. ये लाइन जो है ये बैंक्यू कहता है। ये लाइन जो ये हैं ये कौन कहता है? ये बैंक्यू कहता है। कौन कहता है? बैंक्यू कहता है। क्या कहता है कि बट इट इज स्ट्रेंज। ये बैंक्यू कहता है कि यह अजीब है। ये कौन कहता है? ये बैंक्यू कहता है कि यह अजीब है। क्या अजीब है? कि यह अजीब है और कई बार हमें हमारे नुकसान के लिए, जीतने के लिए अंधेरे के साधन हमें सच बताओ, हमें ईमानदार ट्रिफिल्स के साथ गहरे परिणाम में विश्वासघात करने के लिए जीत लेकिन यह अजीब है। बट इट इज स्ट्रेंज एंड ऑफन टाइम, कई बार, टू वीन अस टू अवर हार्म, हमें नुकसान के लिए जीतने के लिए, टू वीन अस टू अवर हार्म, हमें नुकसान के जीतने के लिए, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के साधन, टेल अस ट्रूथ, मुझे सच बताओ अंधेरे के साधन, वीन अस विद ऑनेस्ट ट्रिफिल्स, मुझे जीतने के लिए अंधेरे के साधन हमें सच बताओ, हमें ईमानदार ट्रिफिल्स के साथ गहरे परिणाम में विश्वासघात करने के लिए जीत होती है। वीन अस विद ऑनेस्ट ट्रिफिल्स टू बिट्रे इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस। कहना ये बैंक्यू चाहता है कि ये अजीब बात है कि हमें कई हानि पहुंचाने के लिए अंधेरे के साधन में हमसे सच बताओ, क्या विश्वासघात नहीं करना पड़ता है? तो इसीलिए बैंक्यू कहता है कि हमें ईमानदार छोटी छोटी बातों से जीतते हैं और गहरे परिणामों में धोखा देते हैं। बैंकों का यह कहता है, बैंकों को चुड़ैलों पर शक है। किस पर शक है? चुड़ैलों पर शक है। बैंकों ये कहना चाहता है, ईमानदारी का चोंगा पहनकर कुछ लोग आते हैं, छोटी छोटी बातों के द्वारा वो नुकसान हमें ईमानदारी दिखाते हैं, और फिर जब हमें उन पर हमें ईमानदारी ट्रिफिल्स के साथ गहरे परिणाम में विश्वासघात कर देते हैं। बट इट इज स्ट्रेंज एंड ऑफन टाइम्स टू वीन अस टू अवर हार्म, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ्स, वीन अस विद ऑनेस्ट ट्रिफल्स टू बिट्रे इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस। मतलब हमको सबसे
गहरे विश्वासघात करने के लिए हमसे छोटा बहुत ईमानदारी के काम दिखाते हैं। तो ये तो वाइल्क्यू साहब कहते हैं। अगली लाइन है टू विग्यूल, टी विग्यूल द टाइम, BEGUILE, टू विग्यूल द टाइम, लुक लाइक द टाइम, बियर वेलकम इन योर आई, योर हैंड योर टंग, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। है ये कितनी अच्छी लाइन कहती है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर। ये लेडी मैकबेथ कहती है एक्ट फर्स्ट में और सीन फिफ्थ में। लेडी मैकबेथ का मतलब यहां पे है कि जब वह समय को धोखा देने के लिए कहती है कि दिखो कैसे, इनोसेंट फ्लावर की तरह, हैं, निर्दोष फूल की तरह दिखो, लेकिन उसके नीचे सर्प बन के रहो। बट बी दी सरपेंट अंडर, ये लेडी मैकबेथ कहती है एक्ट फर्स्ट और सीन फिफ्थ में कहती है कि लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, हैं, समय को बहकाने के लिए तुम कैसे दिखो, हैं, निर्दोष फूल की तरह दिखो, एक सुंदर फूल की तरह, एक निर्दोष फूल की तरह दिखो। और बट बी दी सरपेंट अंडर, ये लेडी मैकबेथ कहती है एक्ट फर्स्ट और सीन फिफ्थ में। टू बिग्यूल द टाइम, बिग्यूल माने होता है बहकाना, समय को बहकाने के लिए। लुक लाइक द टाइम, समय के अनुसार दिखो। बियर वेलकम इन योर आई, और क्या करो, एक सुंदर चेहरे के साथ समय को बहकाओ। और कहती है कि स्वागत करो, अपने आंखों से स्वागत करो, अपने हाथों से स्वागत करो, अपनी जबान से समय का स्वागत करो। और लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, एक निर्दोष फूल की तरह दिखो, बट बी दी सरपेंट अंडर इट, ये लेडी मैकबेथ कहती है। जब लेडी मैकबेथ ये कहती है कि समय को बहकाने के लिए समय की तरह दिखो, तो वह कहावत पर टिप्पणी कर रही है कि एक सुंदर चेहरे के साथ साथ समय को बहकाओ। दूसरे शब्दों में हम कहें, मैकबेथ को अपने बुरे इरादों को छिपाने के लिए एक मुस्कुराते हुए स्वागत करने वाले मेजबान की तरह अभिनय करके डंकन और उसके दरबार को धोखा देना चाहिए था। जब वो मैकबेथ खून कर देता है तो वो डरा हुआ होता है, तो लेडी मैकबेथ कहती है क्या डर रहा है, बिल्कुल ऐसा चेहरा दिखाओ जैसे लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, बिल्कुल निर्दोष फूल की तरह दिखो, बट बी दी सरपेंट अंडर, लेकिन उसके नीचे सर्प बने रहो। समय को धोखा दो, समय को बहकाओ। टू विग्यूल द टाइम, लुक लाइक द टाइम, टाइम की तरह दिखो। और बियर वेलकम इन योर आई, और समय का स्वागत अपनी आंखों से करो। योर हैंड, अपने हाथों से करो, अपनी जबान से करो, मतलब पूरा शरीर लगा दो लोगों को बहकाने में। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर, आंख कुछ और कह रहा है, हाथ कुछ और कह रहा है, जबान कुछ और कह रही है। सबके द्वारा, मतलब सबको इतना फिट बैठा लो कि लोग आपको समझ ही नहीं पाए कि आप जो गलत हैं। तो वही कह रहा है, टू विग्यूल द टाइम, लुक लाइक द टाइम, बियर वेलकम इन योर आई, योर हैंड योर टंग, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। समय को बहकाओ, बहकाने के लिए समय की तरह दिखो, और स्वागत करो अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपनी जबान से। और लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, एक निर्दोष फूल की तरह दिखो, बट बी दी सरपेंट अंडर इट, लेकिन इसके नीचे सर्प बने रहो। ये एक्ट फर्स्ट और सीन फिफ्थ की लाइन है। अगली लाइन है, वी बट टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शन, ब्लडी इंस्ट्रक्शन विच बीइंग टॉट रिटर्न टू प्लेज द इन्वेंटर, we but teach bloody instruction which being taught return to plague the inventor this even handed justice, to plague the inventor this even handed justice commends the ingredients of our poignant chalice to our own lips। ये मैकबेथ कहता है एक्ट फर्स्ट और सीन 7 में कहता है। और ये जो मैकबेथ कहता है कि हम जो हैं खूनी निर्देश सिखाते हैं और विश्वास करते हैं। वी बट टीच ब्लडी इंस्ट्रक्चर, हम कैसे निर्देश सिखाते हैं, खूनी निर्देश सिखाते हैं। विच बीइंग टाट, और जो सिखाए जा रहे हैं, रिटर्न टू, और जो हम खूनी निर्देश सिखाते हैं वो हमें ही मिल रहे हैं। प्लेग द इन्वेंटर,
वह प्रतिबिंबित करता है कि हम खूनी निर्देश सिखाते हैं और विश्वास करते हैं कि वे आविष्कार को पीड़ा देने के लिए वापस आएंगे। यह रूपक दर्शाता है कि मैकबेथ जानता है कि वह जो जोखिम उठा रहा है और वह जानता है कि उसका पापपूर्ण व्यवहार उसे परेशान करने के लिए वापस आ सकता है? तो कह रहा है हम जो ब्लेडी इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश देते हैं कि उनको मारो, जो सिखाए जा रहे हैं, रिटर्न टू प्लेग द इन्वेंटर, वैसे ही लौटेंगे जैसे ही हम आविष्कार कर रहे हैं प्लेग का। दिस इवन हैंडेड जस्टिस, और ये कभी भी न्याय के हाथ में, कमेंट्स दी इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर पॉइजेंट चैलिस टू आवर ओन लिप्स, ये किसी दिन जहर जो है हमें अपने ओंठों से ही पीना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट्स हमें अपने ओंठों से ही पीना पड़ेगा। ये मैकबेथ एक्ट 1 और सीन 7 में कहता है। कितनी अच्छी बात ये कहता है। वी बट टीच ब्लेडी इंस्ट्रक्शन विच बीइंग टाट रिटर्न, विच बीइंग टाट रिटर्न, विच बीइंग टाट रिटर्न, रिटर्न टू plague the inventor. This even-handed justice commends the ingredients of our poignant chalice to our own lips. हम खूनी निर्देश सिखाते हैं, या जो हमको जिनको हम सिखाए जा रहे हैं वो लौट के हमें टू प्लेग इन्वेंटर, वो आविष्कार करेंगे पीड़ा देने वाले प्लेग की तरह। और दिस इवन हैंडेड जस्टिस, और जब ये न्याय के हाथ में जाएगा, कमेंट्स माने तब हमें सजा सुनाई जाएगी। इंग्रेडिएंट्स आवर पॉइजेंट चैलिस, तो हमें जहर, ये जहर के रूप में प्राप्त होंगे। किसको? टू आवर ओवन लिप्स, तब ये हमें अपने ओंठों में जहर की तरह यही हमारे कर्म लगाने को होंगे। तो ये एक्ट 1 सीन 7 में मैकबेथ कहता है। आगे लाइन कह रहा है अवे। क्या कह रहा है? अवे। क्या कह रहा है? अवे, अवे, अवे एंड मॉक द टाइम with fairest show, false face must hide. Away, away, away and mock the time with fairest show, false face must hide. What the false heart doth know. ये मैकबेथ कहता है। ये राजा डंकन मैकबेथ के महल की ओर जा रहा है, और इसीलिए जब मैकबेथ अपनी पत्नी से कहता है कि समय का मजाक उड़ाओ, अवे एंड मॉक द टाइम, जाओ और समय का मजाक उड़ाओ, विद फेयरेस्ट शो, समय का मजाक उड़ाओ। उसका मतलब यह है कि उसे उस समय के जानलेवा इरादों का मजाक उड़ाने या छिपाने के लिए एक अच्छी परिचारिका का झूठा दिखावा करना चाहिए। जाओ और समय का मजाक उड़ाओ विद फेयरेस्ट शो, मतलब एक साफ सुथरे शो की तरह दिखावा करो, समय का मजाक उड़ाओ। फॉल्स फेस, झूठे चेहरे के साथ में, मस्ट हाइड, अपना छिपाओ। वाट दी फॉल्स हर्ट, जो तुम्हारा झूठे चेहरे में झूठा हृदय छिपाओ, जो तुम्हारा जानती हो सब, तो उस चेहरे को छिपाओ। ये एक्ट 1 और सीन 7 की लाइन है। अवे एंड मॉक दी टाइम विद फेयरेस्ट शो, फॉल्स फेस मस्ट हाइड, वाट दी फॉल्स हार्ट डथ नो। राजा डंकन मैकबेथ के महल की ओर जा रहा है, और इसलिए जब मैकबेथ अपनी पत्नी से कहता है समय का मजाक उड़ाओ, तो वो ये कहना चाहता है कि जाओ उस समय के जानलेवा इरादों का मजाक उड़ाने या उन्हें छिपाने के लिए एक अच्छी परिचारिका का झूठा दिखावा करना चाहिए। मतलब मैकबेथ तो मारना चाहता है, उनकी तो प्लानिंग हो गई है मारने की, तो कहती जाओ फिर दिखाओ झूठे चेहरे में, फॉल्स फेस मस्ट हाइड, तुम्हें अवश्य दिखाना चाहिए। व्हाट दी फॉल्स हार्ट डोथ नो, झूठा चेहरा, अपना झूठा हृदय दिखाना चाहिए। अगली लाइन है मी थॉट। अगला कह रहा है मी थॉट, कह रहा है मी थॉट, मी थॉट आई हियर्ड ए वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर, Macbeth does murder sleep, the innocent sleep, sleep that knits up the revealed sleeve of care, the death of each day's life, sore labor's bath, balm of hurt minds, great nature's second course, chief nourish in life feast। मैकबेथ की ये लाइन दूसरी एक्ट से और दूसरी ही सीन से ली गई। एक्ट दूसरा है और सीन भी दूसरी है। मैकबेथ में दी क्राई स्लीप नो मोर का अर्थ यहाँ पे ये है, दी क्राई स्लीप नो मोर का मतलब है अब और मत सोचो। मैकबेथ नींद की हत्या करता है कि चीख राजा डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ के गहरे अपराध बोध और शांति की कमी को दर्शाती है, जो उसके मनोवैज्ञानिक पतन की शुरुआत को दर्शाती है।
नींद आराम और मासूमियत का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे मैकबेथ महसूस करता है कि वह अपने अपराध के कारण अब आनंद नहीं ले सकता है। वो कहता है मी थॉट, मैं सोचता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ तो मुझे आवाज सुनाई देती। आवाज क्या है कि स्लीप नो मोर, अब नहीं सो सकोगे। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ किसका खून करता है? स्लीप का, हत्या कर चुका है नींद का। द इनोसेंट स्लीप, और सो भले ही जाए लेकिन इनोसेंट स्लीप की तो वो हत्या ही कर चुका है, तो इसीलिए अब वो सो नहीं पाएगा। ये कौन कहता है? ये मैकबेथ ही कहता है कि मुझे सुनाई देती है एक आवाज की स्लीप नो मोर, अब नींद नहीं आएगी। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ तो हत्या कर चुका है। इनोसेंट स्लीप, और इनोसेंट स्लीप जो है दैट नीड्स अप, वो बांधे रखती है। रिवेल्ड स्लीप ऑफ केयर, हमें चिंता करती है। और डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, प्रत्येक दिन के जीवन की वो मृत्यु है। सोर लेवर्स बात, अगर मैं सो जाऊं तो सोचता हूं कि मर जाऊंगा। द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ है, प्रत्येक दिन के जीवन में मृत्यु जैसा काम करती है। सोर लेवर्स बात, और वो परिश्रम का नहाना है, मतलब परिश्रम करके नींद आ जाए तो फिर जैसे नहाने के बाद में फ्रेश हो जाते हो, वैसे परिश्रम करके सो जाओ तो फिर फ्रेश हो जाते हो। वही कहता है सोर लेवर्स बात, बाम ऑफ हर्ट माइंड्स हैं, जो दिमाग की चोटें होती है उनके लिए बाम है, मलहम है नींद। ग्रेट नेचर्स सेकेंड कोर्स, और महान प्रकृति का सेकेंड पथ है। चीफ नॉरिश इन लाइफ्स फीस्ट है, जीवन को भोजन देने के लिए दूसरा सबसे बड़ा पोषण करता है ये नींद। कितनी बड़ाई करता है मैकबेथ जब हत्या कर देता है उसे नींद नहीं आती है, तो ये मनोवैज्ञानिक एक तरीके से घुटन जैसी महसूस कर रहा है कि उसे अब नींद नहीं आ रही है। मी थॉट आई हियर्ड ए वॉइस क्राई, मैं सोचता हूँ कि मुझे एक आवाज आती है स्लीप नो मोर, अब नींद कहाँ अधिक। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ तो मर्डर कर चुका है नींद का। और इनोसेंट स्लीप, इनोसेंट जो प्यारी नींद आती थी, वैसे तो नींद अभी थोड़ी बहुत जाए, जो इनोसेंट स्लीप है उसका तो मर्डर ही कर चुका है वो। और कहता है स्लीप दैट नीड्स अप द रिवेल्ड स्लीप ऑफ केयर, डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, वो नींद जो प्रत्येक दिन हमें प्रत्येक दिन के जीवन से मृत्यु में ले जाती है, और हमारे जो परिश्रम है उसको नहला देती है, अर्थात उसको परिश्रम से हमें नहला देती है, और नहलाने के बाद में बाम लगा देती है हमारे हृदय के जो हमारे जो माइंड के चोटें उन पर मलहम लगा देती है। सोर लेवर्स बात मलहम लगा देती है। ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स, और महान प्रकृति का दूसरा पथ है। चीफ नोरिशर इन लाइफ फीस्ट, जीवन के भोजन में दूसरा सबसे मुख्य पोषण करता है। ये मैकबेथ दूसरे एक्ट में दूसरी लाइन कहता है नींद के बारे में। मी थॉट आई हियर्ड ए वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप, स्लीप दैट नीड्स अप द रिवील्ड स्लीप ऑफ केयर, द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, सोर लेवर्स बाथ, बाम ऑफ हर्ट माइंड्स, ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स, चीफ नोरेसर इन लाइफ फीस्ट। अगली लाइन है हा दे प्लक आउट माइन आइज, हा दे प्लक विल ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशियंस वाज दिस ब्लड, दिस ब्लड। ये एक्ट सेकेंड और सीन फर्स्ट की लाइन है। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, नो दिस माई हैंड विल रेदर द मल्टीट्यूनियस सीज इन कार्डिनाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड। तो ये लाइन मैकबेथ ही कहता है एक्ट 2 और सीन 2 में कहता है कि हाँ दे प्लक आउट माइन आई, हाँ उन्होंने तोड़ ली है मेरी आंखें, अर्थात मेरी निगाहों में हर समय वही बात बसी रहती है। कौन सी? विल ऑल ग्रेट नेपच्यून, और जो वो नेपच्यून है, नेपच्यून जो महान नेपच्यून जो है, नेपच्यून एक देवता है सागरों का। तो वो कह रहा है नेपच्यून के सभी महान महासागर मेरे हाथ से इस खून को धो देंगे, नहीं धो देंगे। क्या करेंगे? नहीं धो देंगे। वो जो है नहीं धो पाएंगे। ये जो मेरा हाथ जो है, मेरे हाथ इस खून को धो देंगे नहीं, या मेरा हाथ असंख्य समुद्रों को जला देगा। कह रहा है कि
नो दिस माई हैंड विल रेफ्टर, जला देगा, रेदर दी मल्टीड्यूनियस सीज, कई महासागरों को जला देगा, इन कार्नेडाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड, कई समुद्रों को जला देगा और जिससे हरा वाला सागर भी लाल हो जाएगा। ये मैकबेथ एक्ट द्वितीय दृश्य द्वितीय में कहता है। मैकबेथ इस अंश में विलाप करता है कि दुनिया के सभी महासागर उसके हाथों से खून को धोने में सक्षम नहीं होंगे। ये लाइन बहुत अच्छी है। कहता है हा दे प्लक आउट माइन आइज, मेरी आंखों से क्या यह दृश्य निकाला जा सकता है। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून, क्या महान नेपच्यून के सागर जो हैं मेरे ये खूनी हाथ को साफ कर देंगे? ये जो खून लगा है इसको साफ कर देंगे मेरे हाथ से? नहीं साफ कर पाएंगे। दिस माई हैंड विल रेदर दी मल्टीड्यूनियस सीज इन कार्नेडियाइन मेकिंग ग्रीन वन रेड है। तो ये जो नहीं धो पाएंगे और मेरे हाथ को अगर वो धोएंगे तो क्या होंगे? मल्टीड्यूनियस मतलब जल जाएंगे, सारे सागर जल जाएंगे और जलने के बाद में उन क्या हो जाएगा? इन कार्नेडाइन, वो रंग जाएंगे किसमें? मेकिंग दी ग्रीन वन रेड, वो भी लाल हो जाएंगे हरी के बजाय हैं, वो भी जो ग्रीन की बजाय लाल हो जाएंगे खून से। तो ये लाइन कहता है मैकबेथ दूसरे एक्ट में दूसरी सीन में, हा दे प्लक आउट माइन आइज विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, नो दिस माई हैंड विल रेदर द मल्टीड्यूनियस सीज इन कार्नेडाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड। अगली लाइन है टू सो एन अनफेल्ट सारो, सो एन अनफेल्ट सारो इज एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज इजी। ये मैलकॉम कहता है, ये जो सब बड़ा बेटा है उसका डंकन का, MALCOLM, ये दूसरा एक्ट और सीन तीसरे में कहता है मैलकम। और मैलकम एक असहाय दुख को दर्शाना एक ऐसा काम है जो झूठा आदमी आसानी से कर लेता है। मैलकम ने डोनल बेन को प्रोत्साहित किया है कि वह मैकबेथ के घर से चले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई राजा की मृत्यु पर आश्चर्य का नाटक कर रहा हो। तो ये वही कह रहा है कि टू सो एन अनफेल्ट सारो, एक अनपेक्षित दुख को दिखाना, मतलब बिना दुख का दिखाना, इज एन ऑफिस, एक कार्यालय है। वो आदमी कार्यालय बन जाता है एक अनफेल्ट सारो, मतलब उसके दिल में कुछ नहीं फील हो रहा है लेकिन दिखावा ज्यादा कर रहा है। तो वही कह रहा है टू सो एन अनफेल्ट सारो इज एन ऑफिस, एक ऑफिस होता है, एक कार्यालय है जिसे झूठा आदमी आसान करता है, विच दी फॉल्स मैन डज इजी, जो झूठा ने अनपेक्षित दुख दिखाना एक कार्यालय है जिसे झूठा आदमी आसान करता है। तो ये कहता है मैलकम करता है एक्ट 2 और सीन 3 में, टू सो एन अनफेल्ट सारो इज एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज इजी, अनपेक्षित दुख दिखाना एक कार्यालय है जिसे झूठा आदमी आसान करता है। अगली लाइन है वेयर वी आर देयर इज डेगर्स, कह रहा है वो वेयर वी आर देयर इज डेगर्स in men's smiles the nears in blood, we male smiles, वो कह रहा है कि where we are there is daggers in men's smiles the nears in blood the nearers bloody। ये डोनल बेन की लाइन है। डोनल बेन कहते हैं, दूसरा एक्ट है, सीन तीसरा है। ये पुरुषों की मुस्कान में खंजर देखता हूं, देयर इज डेगर्स इन मेन्स स्माइल्स, पुरुषों की मुस्कान में। राजा के बेटे मैलकम और डोनल बेन चुपचाप भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। मैलकम इंग्लैंड चला जाता है और डोनल बेन आयरलैंड जाकर कहता है मैलकम इंग्लैंड भाग जाता है स्कॉटलैंड से और डोनल बेन आयरलैंड जाकर जाता है। फिर वो कहता है वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, देयर इज डेगर्स इन मेन्स स्माइल्स, पुरुषों की मुस्कुराहट में खंजर देखता हूँ। दी नियर्स इन ब्लड, नजदीकता होती है कहाँ, ब्लड में, ब्लड के नजदीक होते हैं कौन,
दी नियर ब्लडी हैं, ब्लड के नज़दीक ही तो जो ब्लडी होंगे, खूनी होंगे, वो वहीं तो होंगे। तो इसीलिए जो खून किया गया है, तो मैं अगर उनके पास में रहूँगा तो फिर कहीं न कहीं हमारा भी खून हो सकता है। तो वही कह रहे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के हमारे पास रहेंगे लेकिन जो है हमारा खून कर देंगे। तो इसीलिए वेयर वी आर देयर इज डैगर्स इन मेंस स्माइल्स, दी नियर्स इन ब्लड, दी नियरर्स ब्लड। ये डोनल बेन साहब कहते हैं, एक्ट 2 सीन 3। अगला है नॉट्स हैड all spent where our desire is got without content। Knots had all spent where our desire to got without content। It is safer to be that which we destroy than by destruction dwell in doubtful joy। ये लेडी मैकबेथ कहती है। ये कौन कहती है? वो कहती है कि कुछ भी नहीं था, नॉट्स हैड, कुछ भी नहीं था, जहां हमारी इच्छा बिना सामग्री के मिलती है। नॉट्स हैड ऑल, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खर्च हो गया। ऑल इज इसमें वो कहती है कि कुछ भी नहीं था लॉर्ड। ये एक्ट 3 और सीन 2 में कहती है, एक्ट 3 सीन 2 में कहती है कि नॉट्स हैड, कुछ भी नहीं था, ऑल इज स्पेंट, सब कुछ खर्च हो गया, जहां हमारी इच्छाएं बिना संतुष्टि के पूरी हो गईं, जहां वेयर आवर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट, बिना संतुष्टि के पूरी हो गईं, वो इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय, जहां बिना हमारी इच्छाएं बिना संतुष्टि के पूरी हो गई, वहां से संतुष्ट नहीं है। उसने सोचा कि वह ज़्यादा खुश होगी और सोचती है कि क्या वह उसके सिंहासन पर पहुंचने का तरीका यानी डंकन को मारना है, जो उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर रहा है। कहने मतलब यह है कि वो सही, सब कुछ नष्ट हो गया, ऑल इज स्पेंट, सब कुछ चला गया, सब खर्च हो गया। वेयर आवर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट, जहां हमारी इच्छाएं बिना संतुष्टि के पूरी हो गई। इट इज सेफर, और ये सुरक्षित है, टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय, जिसको हम नष्ट करते हैं, देन बाई डिस्ट्रक्शन डोएल इन डाउटफुल जॉय, एक असंदेह वाला मतलब एक डाउटफुल जॉय में हम डिस्ट्रैक्शन के द्वारा रह रहे हैं। ये लेडी मैकबेथ कह रही है। बहुत अच्छी लाइन है। नॉट्स हैड ऑल इज स्पेंट वेयर आवर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट, इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय देन बाई डिस्ट्रैक्शन डोएल इन डाउटफुल जॉय। ये एक्ट 3 और सीन 2 की लाइन है। लेडी मैकबेथ का ये कहने से क्या मतलब है कि नॉट्स हैड ऑल खर्जेड, जहाँ हमारी इच्छाएं बिना सामग्री के मिलती हैं। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं था, सब कुछ खर्च हो गया, जहाँ हमारी इच्छाएं बिना संतुष्टि के पूरी हो गई। वह जहाँ है वहाँ से संतुष्ट नहीं है। उसने सोचा कि वह ज़्यादा खुश होगी। मतलब वो ये नहीं कहती, अगर ये मतलब अगर हम ये सोच लें कि जहाँ है वहीं से संत हो तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर हम सोच लें कि जहाँ है वहीं ठीक है, लेकिन वो सोचती है कि राजा बने मैकबेथ। आगे लाइन है, बेटर बी विद दी डेड, बेटर बी विद दी डेड होम वी टू गेन और प्लेस हैव सेंट टू पीस देन ऑन द टॉर्चर ऑफ द माइंड टू लाई इन रेस्ट ले एक्सटेसी डंकन इज इन हिज ग्रेव आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल ट्रेजन हैज डन हिज वर्स्ट नॉर स्टील नॉर पॉइजन माइलिस डोमेस्टिक फॉरेन लेवी नथिंग कैन टच हिम फर्दर। ये मैकबेथ लाइन कहता है सीन 3 में और नहीं एक्ट 3 में और सीन 2 में। वह कहता है कि मृतकों के साथ रहना बेहतर होगा क्योंकि उन्होंने हत्या की है, बजाय इसके कि बेचैन परमानंद में रहें। परमानंद भी हो बेचैन भी हो तो काहे का रहना। यह फिर से विडंबनापूर्ण है क्योंकि मैकबेथ इसका उपयोग यह कहने के लिए करता है कि उसे कम परेशान होने के लिए अधिक लोगों को मारना होगा, और क्योंकि यह सच है मैकबेथ के लिए पहले मर जाना बेहतर होगा। मैकबेथ का उल्लेख सबसे पहले एक मृत कसाई के नाम से किया गया था, जिसका अर्थ है कि उसने मनुष्यों का वध उसी तरह किया जैसे एक कसाई जानवरों का करता है। इसे पता चलता है कि उसे
हुए नुकसान के लिए ज़्यादातर दोषी ठहराया गया। मैकबेथ खुद कहता है बेटर बी विद द डेड, अब तो यही होगा कि मृतकों के साथ में ही रहा जाए, अर्थात हम भी मर जाएं और जीने के लिए होम वी, जिनको हमने टू गेन और प्लेस हैव सेंट टू पीस, जिनको हमने मारा या जिनसे हमने लाभ लिया भेज दिया वो शांत हैं। देन ऑन द टॉर्चर ऑफ द माइंड, मेरे इस शोषित टॉर्चर माइंड से ज़्यादा वो शांत हैं। लेटे हुए कहाँ, इन रेस्टलेस एक्साइटी, मतलब अपनी कब्र में शांति से लेटे तो है, हम जिंदा हैं लेकिन शांति कहाँ है। डंकन इज इन हिज ग्रेव, डंकन अपनी कब्र में। आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर, अब जिंदगी के जो ये फिटफुल फीवर है, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी जो है फीवर जैसी है, अर्थात परेशानियां जो हैं उनसे, उसके बाद में वो डंकन लेटा तो है शांति से। ही स्लीप्स वेल, वो कम से कम सो तो अच्छा रहा है। ट्रीजन हैज डन हिज वर्स्ट, ये जो ट्रेजन है, रोज का टॉर्चरपन है, ये बहुत बुरा ट्रेजन कर रहा है। नॉर स्टील, ना ही स्टील है, नॉर पॉइजन, ना ही जहर है। माइलिस डोमेस्टिक फॉरेन लेवी नथिंग कैन टच हिम फॉर, कुछ भी उसको नहीं छू रहा है, ना तो उसको स्टील छू पाएगी, ना तो जहर उसको खा जाएगा, ना ही उसको चिंता है, ना तो कोई विदेशी आक्रमण कर देगा, वो आराम से सो रहा है। नथिंग कैन टच हिम फर्दर, दूर से मतलब उसको कुछ भी नहीं छू सकता है। ये मैकबेथ कहता है कि अब उसे भी मर जाना बेहतर होगा, ऐसा मैकबेथ सोचता है। बेटर बी विद द डेड है, अब तो मृतकों के साथ रहना बेहतर होगा, क्योंकि उसने जिनकी हत्या की बजाय उसके बेचैन परमानंद में रहे, मतलब जिनकी हत्या की वो परमानंद में रहे और हम बेचैनी में। और यह फिर भी विडंबनापूर्ण है, क्योंकि मैकबेथ उसका उपयोग या कहने के लिए करता है कि उसे कम परेशान होने के लिए है, उससे कम परेशान होने के लिए अब मुझे भी मरना होगा। बेटर वी विद द डेड होम वी टू गेन और प्लेस हैव सेंट टू पीस देन ऑन द टॉर्चर ऑफ द माइंड टू लाई इन रेस्टलेस एक्सटेसी। डंकन इज इन हिज ग्रेव आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर, he sleeps well, Trajan has done the worst, nor still nor poison malice domestic foreign levy, nothing can touch him further। एक्ट 3 और सीन 2 से लाइन ली गई कि अब हमें मृतकों के साथ रहना ही अच्छा होगा, जिनको हमने लाभ लिया, जिनको हमने स्थान दे दिया और हमने जिनको भेज चुके हैं शांति में, वो हमसे ज़्यादा, हमारे टॉर्चर माइंड से ज़्यादा शांति से लेटे हैं, रेस्टलेस, आराम से, कोई आनंद एक्सटेसी से। डंकन तो अपनी कब्र में लेटा है, जिंदगी के झंझट के फीवर से अच्छी तरीके से सो रहा है। ट्रेजन जो है उसने अच्छा गलत किया, ना तो स्टील किया, ना तो कोई पॉइजन कर सकता है, ना तो उसे छू सकता है, ना विदेशी शक्ति उसे वो कर सकती, कुछ भी उसे टच नहीं कर सकता है। ये लाइन है मैकबेथ की, एक्ट 3 सीन 2। अगली लाइन है टू फीड वर बेस्ट एट होम फ्रॉम थेंस दी सास टू मीट एज सेरेमनी। ये लेडी मैकबेथ कहती है मीटिंग वर बेयर विदाउट इट। जब लेडी मैकबेथ उसके डर की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, यह हवा से खींचा गया खंजर, इसके बारे में अपने कहा था कि आपको डंकन तक ले गया। वह मैकबेथ से कह रही कि तुम बस कल्पना कर रहे हो, जैसे मैकबेथ ने डंकन की ओर ले जाने वाले तैरते खंजर देखे थे। तो वो कह रही है कि टू फीड, खिलाओ, वर बेस्ट एट होम, घर में खिलाओ, फ्रॉम थेंस, उस तुमसे खिलाओ, द सॉस टू मीट इज सेरेमनी, और सेरेमनी है मतलब मांस में चटनी मिलाना, सेरेमनी उत्साह है। मीटिंग वर बेयर विदाउट इट, बिना इसके मीटिंग जो है बेयर होगी, मतलब बोरिंग टाइप की होगी, मिलाओ इसको खंजर को। और लेडी मैकबेथ उसको खूब आक्रोशित करती है। ये एक्ट 3 और सीन 4 की लाइन है। टू फीड वर बेस्ट एट होम फ्रॉम थेंस द सॉस टू मीट इज सेरेमनी, मीटिंग वर बेयर विदाउट इट। कह रही है खिलाओ, घर पर बहुत अच्छी दावा सर्वोत्तम होगी, और घर से अच्छा क्या होगा, चटनी मिलाओ मांस में, ये सेरेमनी है। और मीटिंग हो रही है, बिना इसके मीटिंग नहीं हो सकती, लेडी मैकबेथ कहती है एक्ट 3 सीन 4 में। अगली लाइन से आई एम इन द ब्लड, आई एम इन द ब्लड, मैं जो हूँ खून में हूँ। आई एम इन द ब्लड स्टेप्ड इन सो फार दैट शुड आई वेड नो मोर,
रिटर्निंग वर एज टीडियस एज गो ओवर, स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव इन हेड दैट विल टू हैंड which must be acted ere they may be scanned. I am in blood, steeped in so far that should I wed no more, returning were as tedious as go over, strange things I have in head that will to hand which must be acted or they may be scanned. ये मैकबेथ की लाइन है एक्ट 3 सीन 4 में। मैकबेथ कहता है कि मैं खून में हूँ, आई एम इन ब्लड, स्टेप्ड इन सो फार, और मैं इतनी दूर तक कदम रख चुका हूँ, दैट शुड आई वेड नो मोर, अब जो है मैं लौट भी नहीं कर सकता हूँ। मैकबेथ अपनी पत्नी को बताता है कि उसने पहले ही इतने लोगों को मार दिया है कि अच्छा बनना बहुत मुश्किल होगा, अब तो नहीं हम लौट, नो मोर, इससे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। रिटर्निंग वर एज टीडियस एज गो ओवर, अब तो लौटना बहुत टीडियस, बहुत भयंकर है। स्ट्रेंज थिंग्स, अजीब चीज़ें हैं। आई हैव इन हेड, हमारे दिमाग में, दैट विल टू हैंड विच मस्ट बी एक्टेड एरा दे में बी स्कैंड, अब तो स्कैंड हो चुका है, अब तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मुझे याद रखना होगा, वो कह रहा है कि मैं खून में हूँ, इतनी दूर तक कदम रख चुका हूँ। शब्दों से साथ ही पत्नी को बताना चाहता है कि अब अच्छा नहीं हम हो सकते। एक्ट 3 सीन 4 में कहता है, आई एम इन ब्लड, स्टेप्ड इन सो फार दैट शुड आई वेड नो मोर, रिटर्निंग वर एज टीडियस एज गो ओवर, स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव इन हेड दैट विल नो हैंड विच मस्ट बी एक्टेड एट दे मे बी स्कैंड। मैं खून में हूँ और इतनी दूर आ चुका हूँ कि अब मुझे वेड नो मोर, अब वह नहीं का देख हो सकता, मैं लौट भी नहीं सकता, इतना भयानक ओवर हो चुका है, टीडीएस इतनी बुरी तरीके से मैं आगे फंस चुका हूँ। अजीब चीज़ें हैं मेरे लिए, दिमाग में अजीब चीज़ें आती हैं और वो मुझे अजीब चीज़ें दिमाग में आती हैं, दैट विल टू हैंड, और वही मेरे हाथ में रहती हैं, विच माने मस्ट बी एक्टेड, वो कार्य कराती हैं और वो चीज़ें स्कैन भी हो जाती हैं। ये मैकबेथ कहता है। आगे लाइन कहता है, विदर शुड आई फ्लाई, विदर शुड आई फ्लाई, शुड आई फ्लाई, आई हैव डन नो हार्म, बट आई रिमेंबर नाउ आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड, वेयर टू डू हार्म इज ऑफन लाउडेबल, टू डू गुड समटाइम accounted dangers folly, why then alas do I put up that womanly defense to say I have done no harm। ये लेडी मैकडफ कहती है, ये लेडी मैकडफ कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। विदर शुड आई फ्लाई, मैं क्यों भागूं, आई हैव डन नो हार्म, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बट आई रिमेंबर नाउ, लेकिन मुझे याद रखना होगा कि मैं धरती पर हूँ, बट आई रिमेंबर नाउ आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मुझे याद रखना होगा कि मैं धरती पर हूँ जहाँ नुकसान पहुँचाने की अक्सर प्रशंसा की जाती है। वेयर टू डू हार्म इज ऑफन लाउडेबल, अक्सर प्रशंसा की जाती है, और जहाँ अच्छा करना अक्सर मूर्खतापूर्ण और खतरनाक काम माना जाता है। अकाउंटेड डेंजर्स फॉली, व्हाई देन टू डू गुड समटाइम, मतलब अच्छा करना अकाउंटेड माने गिना जाता है, डेंजर्स फॉली खतरनाक काम गिना जाता है। व्हाई देन एलास डू आई पुट दैट वोमेनली डिफेंस, खतरनाक तो फिर मैं उस महिला बचाव का उपयोग क्यों करती हूँ। डू आई पुट अप दैट वोमेनली डिफेंस टू से आई हैव डन नो हार्म, मैंने कोई नुकसान नहीं किया, फिर मैं उस महिला बचाव का उपयोग क्यों करती हूँ कि मैंने कोई नुकसान नहीं किया। तो ये लेडी मैकडफ कहती है एक्ट 4 में और सीन 2 में कहती है, विदर शुड आई फ्लाई में, क्या मुझे भागना चाहिए, आई हैव डन नो हार्म, मैंने कोई भी गलत काम नहीं, नुकसान पहुँचाया है, मतलब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बट आई रिमेंबर नाउ, लेकिन फिर भी मुझे याद रखना होगा, आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड, मैं धरती पर हूँ, वेयर टू डू हार्म, जहाँ नुकसान पहुँचाने की
नुकसान पहुंचाने की अक्सर प्रशंसा की जाती है। वेयर टू डू हार्म इज ऑफन लाउडेबल, टू डू गुड समटाइम अकाउंटेड डेंजर्स फॉली, और अच्छा करने वाला अक्सर खतरनाक काम माना जाता है। वाई देन, और फिर भी मैं क्यों ना, लास्ट डू आई पुट अप दैट वोमेनली डिफेंस टू से आई हैव डन नो हार्म, हैं खतरनाक काम माना जाता है तो फिर मैं उस महिला बचाव का उपयोग क्यों करती हूँ, मैंने कोई नुकसान नहीं किया। ये लेडी मैकडफ कहती है, हैं उसका ये विश्वास है कि मुझे नहीं भागना चाहिए, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं है। आगे लाइन आती है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, हैं ये जो लाइन कहती है वेदर शुड आई फ्लाई, इस दृश्य में एक संदेशवाहक लेडी मैकडफ को चेतावनी देता है कि वह अपने बच्चों को लेकर भाग जाए इससे पहले कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। फिर वह अपनी दुविधा के बारे में बताती है कि उसे कहाँ जाना चाहिए और क्यों उन्हें छिपने और भागने की ज़रूरत है। तब वो कहती है कि उसने कुछ भी गलत तो नहीं किया है, इसीलिए उसे छिपने और भागने के लिए कहना अनुचित है। लेकिन फिर वो ये भी जानती है कि यहाँ जो अच्छे काम होते हैं वही तो खतरनाक होते हैं। टू डू गुड समटाइम अकाउंटेड डेंजर्स फॉली, वाई देन ए लास्ट डू आई पुट अप दैट वोमेनली डिफेंस, हैं फिर मैं उस महिला बचाव का उपयोग क्यों करती हूँ, मैंने कोई नुकसान तो किया नहीं है। टू से आई हैव डन नो हार्म, ये लेडी मैकडफ एक्ट 4 सीन 2 में कहती है। अगली लाइन है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल थाउ द ब्राइटेस्ट फेल, थाउ ऑल थिंग्स फॉल वर्ड वियर द ब्रोज ऑफ एट ग्रेस्ट मस्ट स्टिल लुक सो, ये मैल्कम कहता है। मैल्कम एक्ट 4 और सीन 3 में कहता है कि आप जो हैं मेरे विचार से उसे बदल नहीं सकते। स्वर्गदूत अभी भी उज्जवल हैं, हालांकि सबसे उज्जवल गिर गए। कहता है एंजल्स आर ब्राइट, स्वर्गदूत अभी भी चमकते हैं। थाउ माने यद्यपि द ब्राइटेस्ट फेल, जो सबसे चमकदार था, जो सबसे चमकदार है, हैं मैल्कम कहता है जो सबसे चमकदार था। थाउ ऑल थिंग्स, वो गिर गया। और थाउ माने यद्यपि सारी वस्तुएं, फॉल वर्ड, इस संसार में गलत ही हैं। वियर द ब्रोज ऑफ एट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो, यद्यपि सभी बुरी चीजें अनुग्रह की भवें पहनती हैं। बुरी चीजें कह रहा है, फॉल वर्ड वियर द ब्रोज ऑफ एट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो, जितनी भी चीजें हैं जो बुरी हैं संसार में, वियर माने पहनती, दी ब्रोज माने भवें पहनती हैं, अनुग्रह टू एट ग्रेस मतलब कहती हैं दया कर दो, दया कर दो, अनुग्रह की भवें पहनती हैं। स्टिल लुक सो, फिर भी ऐसा ही दिखना चाहिए, दिखना भी चाहिए। इस उदाहरण में मैल्कम इस विचार पर विचार कर रहे हैं कि भले ही सबसे उज्जवल स्वर्गदूत अनुग्रह से गिर सकते हैं, फिर भी वो अपनी चमक बनाए रखते हैं। कहने मतलब किसी व्यक्ति को आप अच्छा कोई स्वर्ग अच्छा व्यक्ति है, उसको आप धोखा दे देंगे, उसको आप चीट कर देंगे, मार डालेंगे, लेकिन फिर भी वो चमकता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो चमकेगा नहीं। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, वो अभी भी चमकेंगे। थाउ द ब्राइटेस्ट फेल, यद्यपि सबसे अच्छा सबसे उज्जवल स्वर्गदूत जो था वो अनुग्रह से गिर सकते हैं। थाउ ऑल थिंग्स फॉलवर्ड, यद्यपि जितनी भी संसार में फॉल गलत चीज़ें हैं। दी ब्रोज, वो भौवें में दाने हुए हैं। क्या? एट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो, भौवों में जो है अनुग्रह की वेदना, अनुग्रह का भाव लेकर घूमती हैं, फिर धोखा दे देती हैं। तो ये मैल्कम जो है कहता है एक्ट 4 में और सीन 3 में। अगली लाइन है, He has no children, all my pretty ones. Did you say all? Oh hell kite, oh kite. All, what all my pretty chickens, and their dam at one fell swoop. Soup, yes, WOOP. ये एक्ट 4 और सीन 3 में आया हुआ है। एक्ट 4 और सीन में आया है। He has no children, वो एक तरीके से जब मैकडफ अपनी पत्नी की मृत्यु की पता चलता है कि उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी गई है, तो उनका वर्णन करने के लिए वह जिस स्नेही कल्पना का उपयोग करता है वह दर्शाता है, भले ही वह एक मजबूत और शक्तिशाली योद्धा है, वह एक प्यार करने वाला पति और पिता भी है। वो बहुत दुखी है। वो कहता है कि मेरे कोई बच्चा नहीं है,
ऑल माई प्रेटी वंस, मेरे सभी प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े जा चुके हैं। डिड यू से ऑल, क्या तुम कहते थे सब लोग। ओ हेल काइट, वो उड़ गए। ऑल व्हाट, वो सभी लोग थे। ऑल माई प्रेटी चिकन्स, मेरे वो जो सुंदर सुंदर, अब मेरी सभी सुंदर मुर्गियां और उनकी माँ, वो एंड देयर डैम, और उनकी डैम माने माँ, एट वन फेल स्वीप, वो क्या हो गई, एक ही झटके में उड़ गई। वाह क्या बात कहता है ऑल माई प्रेटी चिकन्स, मेरे सभी सुंदर सुंदर मुर्गियां, मेरे बच्चे जो थे, एंड देयर डैम, और उनकी माँ जो है, एट वन फेल स्वीप, वो एक ही झटके में सब उड़ गए हैं, वो नहीं रहे हैं अब। ये मैकडफ कहता है एक्ट 4 और सीन 3 में। ही हैज नो चिल्ड्रेन, ऑल माई प्रेटी वंस, डिड यू से ऑल, ओ हेल काइट, व्हाट ऑल माई प्रेटी चिकन्स एंड देयर डैम एट वन फेल स्वीप। दुख में कहता है कि अब उसे कोई संतान नहीं है, मेरे सभी बच्चे जो थे, डिड यू से ऑल, तुम क्या जानते नहीं हो। ओ हेल काइट, वो उड़ गए, वो स्वर्ग नरक में पतंग की तरह। ऑल व्हाट, वो सभी, ऑल माई प्रेटी चिकन्स, मेरी सभी सुंदर मुर्गियां, वो भी चली गईं, और एंड देयर डैम, DAM, उसकी माँ भी चली गई, एट वन फेल स्वीप, एक ही झटके में। अगली और TGT की लास्ट लाइन से, सी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर, हैं, डाइड हेयर आफ्टर, देयर वुड हैव बीन ए टाइम फॉर सच ए वर्ड, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in this pretty pace from day to day to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty earth, out brief candle that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. मैकबेथ कहता है एक्ट 5 और सीन 1 में, लेडी मैकबेथ के चले जाने पर मैकबेथ विलाप करता है। वो कहता है निकल गया, समाप्त हो गया, संक्षिप्त मोमबत्ती, जीवन एक चलती हुई छाया है, एक बेचारा खिलाड़ी जो मंच पर अपना समय इठलाता है और झल्लाहट में बिताता है और फिर कभी सुनाई नहीं देता है। ये बात कहता है कौन, मैकबेथ कहता है कि सी शुड हैव डाइड, वो मर गई इसके बाद, देयर वुड हैव बीन ए टाइम फॉर सच ए वर्ड, है, इस प्रकार के शब्द के लिए कोई शब्द ही नहीं उसके पास है। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, कल कल करते करते, क्रीप्स इन दिस पेटी पेस, रेंगता हुआ, कल कल करते करते रेंगता हुआ ये समय मेरे पास आया, फ्रॉम डे टू डे, धीरे धीरे, टू द लास्ट सिलेबल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, जो रिकॉर्डेड टाइम का जो अंतिम सिलेबल है, एंड ऑल अवर यस्टरडे, और मेरे जो कल वाले जो पाप हैं, हैव लाइटेड फूल्स, वो मुझे आसानी से मूर्ख बना रहे हैं, द वे टू डस्टी डेथ, और जो तरीका है डस्टी डेथ का, बेकार मृत्यु का, आउट ब्रीफ कैंडल्स दैट स्टर्स एंड फ्रेट्स हिज हावर अपॉन द स्टेज, वो कहता है मोमबत्ती, संक्षिप्त मोमबत्ती है, संक्षिप्त मोमबत्ती है एक जीवन, और जो कभी भी बुझ सकता है घंटों में। अंतिम लाइन बहुत अच्छी है, एंड देन इज हियर्ड नो मोर, अब अधिक नहीं सुना जा सकता। इट इज ए टेल, ये एक जीवन जो है एक कहानी है जो कहा गया है। इट इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जो मूर्ख के द्वारा कही गई है, और ये जीवन जो है भरा काहे से है, मतलब जीवन क्या है, इट इज ए टेल, एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, एक मूर्ख के द्वारा कही गई है, और इस लाइफ में भरा क्या है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, इसमें साउंड एंड फ्यूरी भरा है, सिग्निफाइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं। तो मैकबेथ ये एक्ट 5 और सीन 1 में लाइन कहता है। तो इस तरीके से ये TGT की हुई। अगला वीडियो फिर आएगा, इसमें ऐसा नहीं है, तो उसमें थोड़ा और देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियोज़।